गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज अपन उसी तरीके से एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसी के तहत अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक एंडिंग होते ही। ठीक है, तो आज अपन शुरू करें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए जो अपन पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, यानी कि कहीं फॉरेन से अपन बोरो कर रहे हैं। ठीक है, अपन को इस बार हमारे यहाँ की इंडियन कंपनी को पैसों की ज़रूरत है और वो कर रही है बोरो फॉरेन से। ठीक है, तो ये टॉपिक का मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अब क्या आपको पैसों की ज़रूरत है अपना घर बनाने के लिए, यानी कि रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप बोरो कर सकते हो। ये अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अपन कमर्शियल पर्पज़ के लिए बोरो कर रहे हैं, अपन वो पढ़ेंगे फेमा के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक ये डील नहीं करता है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है अपने रेसिडेंशियल पर्पस या पर्सनल पर्पस तो क्या आप बोरो कर सकते हो, ये वाली चीज़ अपन नहीं पढ़ेंगे। अपन बोरो कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस से आउटसाइड इंडिया, फॉरेन से अपन बोरो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो अपन को पैसों की ज़रूरत है तो अपन कहलेंगे एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़, और जो देने वाले अपन को पैसा फॉरेन से, ठीक है, फॉरेन वाले कहलाएंगे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़, नाम दे रखा है। ठीक है, तो इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं वी बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अपन बोरो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से। अब सब अपन आउटसाइड इंडिया से क्यों बोरो कर रहे हैं, क्या इंडिया में क्या बैंक कम हो गए, क्या मतलब पैसों, मतलब अपन को पैसे चाहिए तो अपन जाके बैंक से भी लोन ले सकते हैं, वो भी पैसे दे देंगे। अपन बाहर से बोरो क्यों कर रहे हैं, तो इसका रीज़न है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स आर लो। जनरली इंडिया में अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको 7-8% पे मिलेगा, वहीं अगर आप फॉरेन से लोगे लोन तो आपको 3-4% पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए अपन बोरो कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से। ठीक है, टॉपिक का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए आखिर अपन ये कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दो रूट्स होते हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट यानी कि एक लिमिट आपको बता देंगे, इतना इतनी लिमिट तक आप बिना आरबीआई की परमिशन से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आरबीआई का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अप्रूवल रूट कब आएगा, जब आपकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। लिमिट अपन आगे पढ़ेंगे कितनी लिमिट है। ठीक है, लिमिट एक्सीड होगी तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अब ये एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज़ कौन कौन सी है, ऐसी एंटिटीज़ जो एफडीआई ने अलाउ कर रखा है। अदर एंटिटीज़ एसईजेड यूनिट्स कर सकता है, एग्जिम बैंक ले सकता है, पोर्ट ट्रस्ट, सेडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड एंटिटीज़ इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी एंटिटीज़ जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर डील करती है। ठीक है, पर वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर सकती है सिर्फ रुपीज़ के अंदर, यानी कि उनको सिर्फ फॉरेन करेंसी के अंदर पैसा लेना अलाउ नहीं है। ठीक है, सिर्फ रुपीज़ के अंदर ही यहाँ से लोन लाना पड़ेगा इंडिया के अंदर। ये पॉइंट सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है, इसी भी रुपीज़ में, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए। बाकी ये सब फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हैं, इंडियन रुपी में भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़, ये देने वाला लेंडर कौन हो सकता है, रेसिडेंट होना चाहिए, एफएटीएफ या आईएसओ कंप्लायंट कंट्री, कुछ ही नहीं है आतंकवाद वाली ऐसी कंट्री से आप पैसा नहीं ला सकते, इसलिए ये लिखा है। मल्टीलेटरल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज मेंबर, वहाँ से भी ला सकते हो। फॉरेन ब्रांच या सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन बैंक का बाहर कंपनी उसका एक ब्रांच है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप ला सकते हो, पर वहाँ से आप सिर्फ फॉरेन करेंसी में ही ला सकते हो। थर्ड पॉइंट के लिए लिखा है यहाँ आप रुपीज़ से नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने कुछ पॉइंट्स। और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं लेंडर। ठीक है, अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर्स है आपकी कंपनी के, या फिर सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने बॉन्ड्स और डिवेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड, तो इंडिविजुअल भी आपको दे सकते हैं पैसा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कितने पीरियड के लिए आपको मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि इतने पीरियड के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा 3 साल। जनरल रूल है कि आपको 3 साल के लिए तो बोरो करना ही है। ठीक है, 3 साल से ज़्यादा करोगे चलेगा, 3 साल से कम करोगे तो नहीं चलेगा। कुछ सर्कमस्टेंसेस बता रखे हैं, वहाँ आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एक्सटर्नल का कमर्शियल बोरिंग रेस्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू $50 मिलियन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले सकती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अप टू $50 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, तो उनके लिए ये मिनिमम पीरियड रहेगा 1 ईयर। ठीक है,
ECB raised from foreign equity holder for working capital purpose, general corporate purpose, repayment of rupee loan. इन सब के लिए अगर आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग चाहिए तो पीरियड रहेगा 5 ईयर्स. ये लिमिट आपको याद रखनी और कुछ नहीं करना. ECB रेस्ड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. पहला बी पॉइंट डील कर रहा था फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप पैसा ला रहे हो जो आपकी कंपनी में इक्विटी होल्डर है, और सी पॉइंट है उसमें कोई इक्विटी होल्डर नहीं, उससे ले रहे हो तो आपका मिनिमम पीरियड रहेगा 10 ईयर्स. ऑन लैंडिंग बाय NBFC फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. ऑन लैंडिंग का क्या मतलब होता है? HDFC क्या कर रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो अगर फॉरेन से रेस करेगा तो उसको 3-4% में मिल जाएगा, और फिर वो पैसा फॉरेन से लाके इंडिया में लोगों को उधार दे इंडिया में लोगों को देगा तो 7-8% में देगा. तो इसको बोलते हैं ऑन लैंडिंग कंसेप्ट. डी पॉइंट है ECB रेस्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीपेमेंट करना है तो उसके लिए रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन. ठीक है, आप रुपी लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं और आपने वो लोन किस लिए लिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए. तो यहाँ टाइम पीरियड है 7 ईयर्स. ऑन लैंडिंग बाय NBFC फॉर सेम पर्पस. तो NBFC के लिए भी टाइम लिमिट है 7 ईयर्स. ई पॉइंट कह रहा है ECB रेस्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ आप रीपेमेंट कर रहे हो रुपी लोन का, पर यहाँ आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा है तो यहाँ होगा 10 ईयर्स. ऑन लैंडिंग बाय NBFC फॉर सेम पर्पस 10 ईयर्स. 4.B2E ECB नोट रेस्ड फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक. यानी कि ये बी से ई पॉइंट वाले के लिए अगर आप पैसा ले रहे हो तो देने वाला फॉरेन ब्रांच या फिर सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक नहीं हो सकता. ये पॉइंट्स आपको जनरली देखना है, ठीक है, अदरवाइज MCQ पर्पज से इतना रिलेवेंट आप देख सकते हो. ठीक है, टाइम पीरियड याद रखने के हिसाब से. नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर कोस्ट. अब टोटल आप फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हो तो उसका टोटल खर्चा कितना नहीं होना चाहिए? प्री पेमेंट चार्ज, पेनल इंटरेस्ट इफ एनी फॉर डिफॉल्ट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. यानी कि आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ले लिया, अब आप उसको पे नहीं कर रहे हो तो आप पर क्या लग रहा है? पेनल्टी लग रही है इंटरेस्ट रेट के साथ. शुड नॉट बी मोर देन 2% ओवर एंड अबाउट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि जो आपने पहले से ही तय कर रखा था पेनल्टी रेट, उससे 2% और ऐड कर सकते हो. इससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आपको RBI अलाउ नहीं करेगा. एंड यूजेज नेगेटिव लिस्ट फॉर विच ECB कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड. यानी कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते. रियल इस्टेट के लिए नहीं कर सकते. इन्वेस्ट कर रहे हो कैपिटल मार्केट में तो ऐसा नहीं कि आप शेयर्स खरीद लो, तो ऐसा भी नहीं कर सकते. इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, ऑन लैंडिंग टू एंटिटीज़ फॉर अबाव एक्टिविटीज़. एक्सेप्ट जो अपन ने मिनिमम पीरियड देखा था, अगर आप उसका फॉलो कर रहे हो तो ठीक है. अगर आप उससे कम पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस या फिर ये सब, तो ये सब अलाउ नहीं है. आप मिनिमम पीरियड के लिए ले रहे हो इस पर्पस के लिए तो चलेगा. नोट, फॉरेन करेंसी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैन बी कन्वर्टेड टू एनी करेंसी. आप फॉरेन करेंसी में बोरिंग कर रहे हो तो उसको आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करके इंडिया में यूज़ कर सकते हो. पर आपने रुपीज़ के अंदर लोन लिया था फॉरेन से, तो यहाँ आपकी इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी कि रुपीज़ के बदले आपको डॉलर या फिर एनी फॉरेन करेंसी दे दे. ये टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग रेट पर एनम. तो टोटल आपका कितना होना चाहिए? ECB एक्सपेंडिचर नॉट मोर देन डेट. यानी कि आपका बोरिंग का खर्चा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. बेंचमार्क रेट प्लस 450 BPS स्प्रेड. बेंचमार्क रेट क्या होता है? फॉरेन करेंसी में या तो आप बोरो करोगे या फिर रुपीज़ के अंदर करोगे. तो रुपीज़ के अंदर करोगे तो जो गवर्नमेंट की यील्ड है, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो फॉलो होगा. और फॉरेन में कर रहे होते हैं लाइबर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट. ये इसका पूरा कंसेप्ट आप AFM में पढ़ोगे, आपका सब्जेक्ट है पेपर नंबर 2. तो जो लाइबर है प्लस उसमें कितना कर सकते हो? अगर फॉरेन का है तो 500 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 5% इसमें और ऐड कर सकते हो. इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होना चाहिए. तो मान लो गवर्नमेंट यील्ड है 5% और
आपने INR में लिया था बोरोइंग तो 450 BPS स्प्रेड यानी कि 4.5%, तो टोटल हो गया 9.5% से ज़्यादा आपका ECB एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है एक्सचेंज रेट। अगर आपने फॉरेन करेंसी में लिया और इंडिया में तो रुपी चलेगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सचेंज रेट कौन सी फॉलो होगी? डेट ऑफ सेटलमेंट और लेस रेट प्रिवेलिंग और डेट ऑफ सेटलमेंट, जो सेटलमेंट डेट है या फिर उससे कम जो रेट चल रही है, यानी कि इधर होगा डेट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। और अगर आपने INR में लोन लिया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब लेंडर को दिक्कत है, आपने लोन रुपीज़ के अंदर ले लिया, आप यूज़ भी इंडिया में रुपीज़ में कर सकते हो, पर आपका लेंडर है उसको तो डॉलर में ही चाहिए क्योंकि वो फॉरेन में तो फॉरेन करेंसी चलेगी। तो उसमें इधर लेंडर क्या करेगा? हेजिंग कंसेप्ट यूज़ करता है तो वो डेट ऑफ सेटलमेंट ही यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है हेजिंग प्रोविज़न। इफ़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन उठाया है तो आपको हैज करना पड़ेगा 70% प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का। मिनिमम टेन्योर 1 ईयर के लिए आपको हैज करना पड़ेगा। हैज क्या होता है आइए समझते हैं। अगर आपने क्या करा, आपने $1,00,000 का लोन ले लिया, ठीक है, फॉरेन करेंसी में होगा, तभी आपको 70% हैज करना है। जिस दिन आपने लोन लिया $1 की रेट थी 70, तो टोटल आपको इंडिया में मिले 70 लाख। पर आप बाद में आप जब पेमेंट करने गए तो $1 की रेट हो गई 80, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 80 लाख। यहाँ ये 10 लाख बीच में कहाँ से आया? 10 लाख आपको प्रिंसिपल ही बढ़ गया, यहाँ कोई इंटरेस्ट अपन ने कंसीडर नहीं करा, तो प्रिंसिपल ऐसे बढ़ जाए तो इसके लिए आपको हैज करना पड़ता है। हैज का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना पड़ता है अमाउंट, ठीक है। एक तरीके से आप इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी लोन आप वापस, उसमें रिस्क है कि आप रीपे कर पाओ नहीं पाओ, क्योंकि यहाँ 10 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया और जनरली लोग $1,00,000 यहाँ तो छोटा अमाउंट है, उसमें आप देख रहे हो 10 लाख का अंतर आ गया। बड़े अमाउंट में तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए आपको बोला है 70% हैज करना है अगर आपने बोरिंग फॉरेन करेंसी में उठाई है तो। एक और टॉपिक आता है नेचुरल हेजिंग। अब मान लो एक हल्दीराम कंपनी ने लोन लिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, तो उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हल्दीराम कंपनी क्या कर रही है? एक्सपोर्ट करती है $2 लाख, उसको एक्सपोर्ट करने से मिलते हैं $2 लाख पर ईयर मिलते हैं, यानी कि वो अपना सामान, हल्दीराम कंपनी क्या करती है, अपना सामान फॉरेन में बेचती है और उसको वापस मिल जाते हैं, वहाँ फॉरेन से इनकम हो जाती है $2 लाख की। तो इफ़ दिस कंपनी हैव टू पे लोन डॉलर देन कंपनी नेचुरली हैव $2 लाख, तो कंपनी के पास नेचुरली हेजिंग है क्योंकि कंपनी की हर साल ही अर्निंग आती है $2 लाख की। इसी को ही बोलते हैं अपन नेचुरल हेजिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास आता है फाइनेंशियल हेजिंग। फाइनेंशियल हेजिंग क्या होता है? बाय डॉलर टुडे फॉर फ्यूचर पेमेंट। आपको लग रहा है फॉर बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डॉलर की रेट बढ़ जाएगी, तो आप डॉलर अभी से ही खरीद लो, ठीक है। इफ़ देयर इज नेचुरल हेजिंग देन डू ओनली अमाउंट फॉर फाइनेंशियल हेजिंग। तो टोटल आपको 70% करना है। अब आप देख लो कितना आपका नेचुरल है, उसके अलावा ही आपको हेज करने की ज़रूरत है क्योंकि ये तो आपकी नेचुरल इनकम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट आता है द टर्म ऑल इन कॉस्ट नॉट इंक्लूड विथ होल्डिंग टैक्स पेबल इन INR, कमिटमेंट फीस, प्री पेमेंट फीस। इसको अपन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। इसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लो। थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है तो एक बार गेट बंद कर देते हैं। तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर FCCB, इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस नॉट एक्सीड 4% ऑफ इशू साइज। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के लिए इशू रिलेटेड एक्सपेंस 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सपेंसेस शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ इशू साइज। ये जनरली एक नया पॉइंट है, सिर्फ MCQ पर्पज़ के लिए आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इसका अपन ने जो अभी पढ़ा उससे कोई रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक रिलेवेंट आ रहा है ऑटोमेटिक रूट। मैंने बोला था ऑटोमेटिक रूट यानी कि आपको RBI का परमिशन नहीं लगेगा, इतना बोरो कर सकते हो फॉरेन से। तो कितना कर सकते हो? ECB लायबिलिटी इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 7:1।
इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है लायबिलिटी इक्विटी रेशियो 7:1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अपन ने पढ़ा था ना कि